करके SC एंटर, क्लिक करके R एंटर, डोर का पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, देन P एंटर करके जहाँ लगाना है उसका पहला और लास्ट। अब ठीक है सर। तीसरा स्टेप प्रोजेक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वॉल्स, डोर्स, विंडोज़। अगला स्टेप ड्राइंग्स में हम फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड कॉलम्स। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चे के अंदर वो ये होता है कि सिविल इंजीनियर हैं, ITI है, डिप्लोमा है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। एक्चुअली एक बात याद रखना बहुत अच्छे से, और वो बात ये है कि आर्किटेक्चर पार्ट इज़ अ डिफरेंट पार्ट एंड स्ट्रक्चर पार्ट ऑल्सो इज़ अ डिफरेंट पार्ट। हर एक का एक प्रोफेशनल होता है अपनी फील्ड का। अब आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ तो नहीं है ना कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हो, आर्किटेक्ट भी हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो और आप सिविल इंजीनियर भी हो। अब ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ये चीज़, है ना। तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करा जाता है ड्राइंग्स के अंदर, बट उनके साथ भी ये कंडीशन है कि अगर आप ऑथोराइज्ड हैं, अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपके पास लाइसेंस है, देन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप काम कर सकते हैं। बट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो वर्किंग आपकी स्टैंडर्ड थंब रूल की बेसिस पे होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे दूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बनाऊँ, कैसे डिज़ाइन करूँ, क्या साइज़ लूँ, कहाँ पर दूँ, कैसे कर रखूँ। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिज़ाइन करे गए हैं जिनको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली काम करना और नॉर्मल प्रैक्टिस करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि जैसे कि आप एक बीटेक के स्टूडेंट हैं और एक BR का स्टूडेंट है, दोनों में इतना डिफरेंस है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिलेगी, लाइक दिया गया है। इन अ सिंपल ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग, थंब रूल, standard 9 inches thick wall, we can use a minimum column size 9 by 9। बट अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में सिविल में जाएं तो वहाँ पर डिटेल्स मिलेगी आपको फुटिंग्स की। दैन ऑल्सो वी कैन यूज़ द स्टील 500 एंड M20 ग्रेड कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। इसी के साथ अगर हमारा G+2 स्ट्रक्चर आएगा तो वहाँ पर हमारा कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा 9/12। स्टोरी हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी, कॉलम का साइज़ हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये FE स्टील का ग्रेड होता है, एक्चुअली इट्स अ ग्रेड ऑफ स्टील दैट वी यूज इन on construction site. So there are so many types of grade like FE 415 is a grade of steel. Also now currently we are using FE 500, right? So it's a grade of steel. M20 is a concrete grade. अगर आपने स्टडी करा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, सो इन थर्ड ईयर every student study RCC, reinforcement and concrete. So in RCC book you can get a detailed knowledge of the structure and about the concrete grade and about the steel. Also they studied like different types of load and calculations and shear bending and bending moments, forces. So it's a complete part of the civil engineering, right? So I will share you a complete detail of the constructions like
what is the actual meaning of the M20 grade and what is the meaning of the FE 415 या 500. Clear, Sagar? So column footing size like G+2 अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं 9 इंचज़ की वॉल पे, सो ऑल्सो वी कैन यूज़ 12x12 एंड 4 स्टोरी अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं 12x16. सो पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं. अब एग्जांपल, आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने डिसाइड करा कि मैं स्ट्रक्चर का पार्ट दूंगा, तो 100% ऑब्वियसली दीजिए. सबसे गलत चीज़ होती है कि किसी भी ट्रेनिंग सेंटर्स में, किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों को गाइड कर दिया जाता है, बच्चों यहाँ पर कॉलम साइज 9x9 लेना है. ओके सर, नाउ वी विल यूज ए कॉलम साइज 9x9 इन आवर प्रोजेक्ट. क्यों, किस लिए लेना है? बच्चों को बता दिया गया कि बेटा यहाँ पर एक बीम आएगा. ओके सर, क्यों आएगा, वो बीम कैसे डाला, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस बीम में कौन सा रेनफोर्समेंट यूज़ करा है, कितने ग्रेड का यूज़ करा है, कौन सा कंक्रीट यूज़ करा है, कितने ग्रेड का यूज़ करा है, क्या स्पेसिंग है, क्या बार है आपका, टाइट रेनफोर्समेंट क्या है, उसके फोर्सेस क्या हैं, उसका लोड कितना कैलकुलेट होकर आ रहा था, उसका SFD एंड PMD डायग्राम क्या है. क्या आपको ये किसी ने बताया? ये नहीं गाइड करा. सो it's a difference between the basic learning and the professional learning. So there are different types of factors. इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिकली काम करना एक अलग चीज़ है और नॉर्मल चीज़ों को एक्सप्लेन करके करवाना, दोनों में डिफरेंस है. सो पॉइंट नंबर 1, अगर आप स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, दैट यू शुड हैव अ डिटेल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट. देन आप उस पर काम करिए, स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानिए, देन आप काम करिए, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते. आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से काम करवा सकते हैं, तो इट्स पॉसिबिलिटीज़ जो नॉर्मली जो लोग करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं स्ट्रक्चर में, वो नॉर्मली काम करवा लेते हैं किसी भी प्रोफेशनल से. ड्राइंग्स डिज़ाइन करा के पास करके उस पर आप नॉर्मल से चार्जेस दे के करवा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है किसके बेसिस पे, कुछ IS कोड के बेसिस पे. IS कोड का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स, और दूसरा होता है ANSI. सो ANSI और ISO में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ISO मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ANSI मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड्स. हमारे कुछ अलग फंडामेंटल्स हैं और उनके कुछ अलग फंडामेंटल्स हैं, ठीक है. तो ये मैं नोट शेयर कर दूंगा स्टडी के लिए. तो आपको ये चीज़ समझना है, इसके साथ साथ आपको कुछ और पॉइंट भी समझना है. वो ये